नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह जनकपुरी वेस्ट बॉटनिकल गार्डन कॉरिडोर पर आज से दौड़ने लगेगी। डीएमआरसी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का नाम दुनिया की अग्रणी मेट्रो में शामिल हो गया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने वियतनाम के नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया। दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत यह अभ्यास अहम माना जा रहा है। इससे समुद्री आदान प्रदान एवं एकजुटता को और मजबूती दी गई। भारत ने अपने सभी एयरलाइन से चीनी नागरिकों की भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। सरकार ने यह निर्देश अनौपचारिक तौर पर दिए। ड्रैगन ने नवंबर से भारतीयों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसे चीन के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर के दौरे पर पहुंच गए। दोहा पहुंचने के बाद जयशंकर ने दौरे की शुरुआत भारत कतर कारोबारी चर्चा के साथ की। इसके अलावा यहां पर कारोबार, ऊर्जा सहयोग और भारतीय कामगारों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में आईआईटी और मेडिकल कॉलेज की नींव रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर पहले अलगाववाद और बवाल के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 4 साल में यहाँ बवाल में कमी आई है। शिमला में रविवार को हुई मौसम की पहली बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाओं का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में घने कोहरे की आशंका जताई है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर आज बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि बर्फबारी के चलते पहाड़ी जिलों की सड़कें अवरुद्ध हो सकती हैं। मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को कड़ाके की ठंड का भी संभावना जताई है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाने वाली किसान रेल को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यह ट्रेन फूल गोभी, शिमला मिर्च, प्याज के साथ साथ अंगूर, संतरा, अनार, सेब आदि सब्जियां लेकर जाया करेगी। पीएम मोदी मंगलवार को ईस्टर्न डेडिकेटेड फंड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस गलियारे को 351 किलोमीटर लंबा उत्तर प्रदेश में है। इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इससे कई जिलों के स्थानीय उद्योगों को लाभ मिलेगा। कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। कृषि कानूनों पर जारी विवाद अब फिर बातचीत की ओर बढ़ रहा है। मंगलवार को दोनों पक्षों में बातचीत हो सकती है। किसानों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर सरकार आज अपना जवाब देगी। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। किसान संगठन अब दूसरे राज्यों में आंदोलन तेज करने पर फोकस कर रहे हैं। इसको लेकर पंजाब के किसान संगठन पटना, महाराष्ट्र, यूपी और अन्य राज्यों के किसान नेताओं के संपर्क में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह करने के प्रयास सफल नहीं होंगे। नए कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाएंगे। कांग्रेस को किसानों की खुशहाली से परेशानी है। जब कभी सुधार किए जाते हैं, सकारात्मक परिणाम दिखने में कुछ साल लगते हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के मौके पर भोपाल में आज ट्रैक्टर रैली निकालेगी। इसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता, विधायक और अन्य लोग मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी ने राहुल का एक वीडियो डालकर किसानों के मसले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कृषि कानूनों पर सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सारे मंत्री और सीएम भाषण दे रहे हैं कि इस कानून से किसानों का फायदा है, लेकिन अभी तक मुझे एक भी नेता नहीं मिला जो यह बात बता सके कि इससे किसानों का क्या फायदा होगा। सीएम केजरीवाल के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। मनोज तिवारी ने खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर केजरीवाल नहीं आ सकते हैं तो अपनी सुविधा के मुताबिक समय और स्थान बताएं, हम वहां आकर कानून के फायदे समझा देंगे। राजस्थान कांग्रेस ने कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हैं। कांग्रेस आंदोलन कर रहे किसानों के साथ है। कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार किया है। सुरजेवाला ने कहा, राहुल पर निशाना साधने से पहले भाजपा अध्यक्ष यह जान लेते कि आलू पर एमएसपी नहीं होता है। सुरजेवाला ने कहा कि देश में पर्याप्त आलू है, इसके बावजूद सरकार को क्यों आयात करना पड़ा। पंजाब सीएम की अपील का किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
दूर संचार टावरों को किसान नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तक 176 और टावर क्षतिग्रस्त कर दिए। इसके पीछे किसान तर्क दे रहे हैं कि कृषि कानूनों से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ होगा। कोरोना के टीकाकरण से पहले होने वाला ट्रायल आज से पंजाब सहित 4 राज्यों में शुरू होने जा रहा है। इन राज्यों के 2-2 जिलों में टीकाकरण की तैयारियों का ट्रायल होगा। इस दौरान किसी को टीका नहीं लगाया जाएगा, लेकिन प्रक्रिया का पूरा किया जाएगा। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। मंजूरी मिलने के बाद 4 जनवरी से ब्रिटेन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारत में यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट बड़े पैमाने पर बना रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच चुका है। इनमें से अभी तक 1,47,901 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में पिछले 24 घंटों में 20,021 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 279 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 8 करोड़ 11 लाख 42 हजार से ज्यादा हो गया है, जबकि कोरोना महामारी के चलते 17,71,884 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि इसमें से 5 करोड़ 72,51,218 लोग ठीक हो चुके हैं। यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने के लिए कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। सरकार का मानना है कि इससे अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में युवा आसानी से फैक्ट्री लगाकर लोगों को रोजगार मुहैया करा सकेंगे। कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अधिवेशन राजस्थान में हो सकता है। कांग्रेस के बड़े नेता और प्रदेश के सीएम राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर राहुल गांधी के ऑफिस से बातचीत कर रहे हैं। राहुल के विदेश से लौटने के बाद इसको लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने कहा कि देश की आवाज उठाने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस के सच्चाई और समानता के अपने संकल्प को दोहराया। बता दें, आजादी से 62 साल पहले 1885 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दावा किया है कि 26 जनवरी के बाद मेरठ से दिल्ली का सफर 45 मिनट में पूरा होने लगेगा। सांसद राजेश अग्रवाल ने डासना से मेरठ तक एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। 20 गाड़ियों का काफिला डासना से चढ़कर परतापुर उतरा। अमेरिका में हिंदू संस्कृति के प्रोत्साहन और सामाजिक सेवा के लिए 10 भारतीयों को सम्मानित किया गया। अवार्ड देने वाली संस्था HGH ने बताया कि पीएम मोदी के पत्र के जरिए इन विजेताओं का हौसला बढ़ाया गया। उन्होंने कहा, इससे विश्व को प्रेरणा मिल रही है। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा को समन भेजकर 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। यह नोटिस पीएमसी बैंक घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ है। एनसीपी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं बीजेपी ने कहा कि एजेंसी अपना काम कर रही है। जेडीयू ने लव जिहाद जैसे कानूनों का विरोध किया है। केसी त्यागी ने कहा, लव जिहाद के नाम पर समाज में नफरत और विभाजन का माहौल बनाया जा रहा है। संविधान 2 वयस्कों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की आजादी देता है, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्टाम्प ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने की मुहिम में खामियां हैं। इसकी आड़ में कुछ बिल्डर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हाईकोर्ट जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होने पर अभिनेता रजनीकांत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक वह 1 सप्ताह तक आराम करें। बता दें कि रजनीकांत को उच्च रक्तचाप और उम्र से जुड़ी समस्याओं के मद्देनजर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक ने सहयोगी भाजपा को कड़ा संदेश दिया है। सीएम के पलानीस्वामी ने कहा कि अगले साल चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद भी भाजपा को सरकार में शामिल नहीं करेंगे। भाजपा की द्रविड़ भूमि में कोई पहचान नहीं है। भाजपा चाहे तो विकल्प चुन सकती है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें हल्का बुखार आने के बाद चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया। बता दें कि 18 दिसंबर को रावत कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद वह क्वारंटाइन में थे। दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 396 है। यह बेहद खराब श्रेणी में आता है। साथ ही गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है।
आरसीपी सिंह को जेडीयू का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के दौरान अन्य सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि नौकरशाह से राजनेता बने सिंह अब तक पार्टी के महासचिव थे। टीएमसी के आरोपों पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे विश्वासघाती नहीं है। मिदनापुर देशभक्तों की भूमि रही है। उन्होंने आरोप लगाया केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलकर ममता यह दावा करती हैं कि उन्हें राज्य सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर बूथ पर मजबूत है। प्रदेश में बड़ा जनाधार बनाने के लिए अगले कुछ सालों के लिए एक राजनीतिक रोड मैप बनाएंगे। इसमें पार्टी के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी जाएगी। जनवरी से टीवी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन समेत अन्य घरेलू सामान के दाम बढ़ सकते हैं। यह बढ़ोतरी 10% तक हो सकती है। इसका कारण तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात जैसे कच्चे माल के लागत में बढ़ना बताया जा रहा है। यूरोपीय संघ के देशों ने टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। डॉक्टरों, नर्सों, बुजुर्गों ने टीके की पहली खुराक ली। टीका लगवाने वाले लोगों ने कहा कि सबसे भयावह संकट के खिलाफ लड़ाई में यह टीकाकरण उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में लगभग 60% मतदान हुआ है। कहीं से भी किसी अग्रिम घटना की सूचना नहीं है। वहीं कर्नाटक में ग्राम पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। वोटों की गिनती 30 दिसंबर से होगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दल बदलने वाले नेताओं को कोरोना वायरस बताया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने टीएमसी को धोखा दिया है। ये सभी नेता पार्टी को अंदर से तबाह करने में लगे थे। कुछ लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, जिससे वो सीबीआई और ईडी से बचे रहे। अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू ने राज्य विधानसभा का ई कैलेंडर जारी किया है। यह देश में किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा ई सर्विस की पहली पहल है। पेमा खांडू ने कहा कि यह कैलेंडर पर्यटकों के लिए एक गाइड बुक के रूप में काम करेगा। सरकार ने डियर आरसी परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में आज राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के परामर्श जारी किया। बता दें कि इससे पहले 31 दिसंबर तक इन दस्तावेजों की वैधता थी। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनहितैषी नीतियों का विरोध करना कांग्रेस की परंपरा बन गई है। इसी के चलते कांग्रेस जनता का विश्वास खोती जा रही है। देश की जनता मोदी सरकार की विभिन्न जनकल्याण नीतियों की समर्थक है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राजभवन का कहना है कि इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में गांगुली के राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की पूरी टीम 326 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से कप्तान रहाणे ने 112 और जडेजा ने 57 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। बता दें कि पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 195 रन पर ढेर हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया को पहली पारी में 131 रन की बढ़त मिली है। रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी पहली पारी के आधार पर 33 रन पीछे है। भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव दूसरे टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का 8वां और अपना चौथा ओवर फेंकते समय उमेश के घुटने में चोट लगी। इससे पहले उन्होंने सलामी बल्लेबाज जो वंश को आउट किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संस्था आईसीसी ने दशक की पुरुषों और महिलाओं के हर प्रारूप की सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित की है, जिसमें कई दिग्गजों को शामिल किया गया है। आईसीसी द्वारा घोषित टीम में महेंद्र सिंह धोनी और विराट के अलावा दुनिया से कई बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ सूची में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम शामिल नहीं किए जाने पर पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने नाराजगी जताई है। अख्तर ने तंज कसते हुए कहा कि आईसीसी ने दशक की T20 टीम चुनने की जगह आईपीएल की टीम चुन ली है। जनप्रवाद सुपरफास्ट में इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।